फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बडी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बडी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बडी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। CSRL सुपर 30 अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल्स, सही मेंटोरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस न मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके इस सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेसिडेंशियल मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटोरिंग, एक्सपीरियंस फैकल्टी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं। देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल कीजिए 7428582416 पर या फिर ईमेल कीजिए shivam.sharma@csrl.in पर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ फोर्टनाइट लीगल अवेयरनेस सीरीज करते हैं, जिसका मकसद है आपको आपके लीगल राइट्स के बारे में बताना, जागरूक करना। इसी के अंडर आज जो हमारा शो है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और संजीदा टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की सिक्योरिटी के बारे में। देश में हजारों रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हैं और मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट है। जहां आप सर्विस लेने जाते हैं, अगर आपको मालूम चले कि वहां का स्टाफ क्वालिफाइड ही नहीं है और बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है। कई जगह पर तो ऐसे इंसिडेंट हुए जहां बच्चों को थेरेपी के लिए ले जाया गया, वहां उनको मारा गया, पीटा गया और कई लोगों की मौत भी हुई। तो शायद आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है। ये हिंदुस्तान के उन तमाम सेंटर्स की कहानी है। इसके ऊपर मिशन एक्सेसिबिलिटी ने जहीर जैन, जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है, उनके साथ मिलकर एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में मई महीने में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर ने इसका संज्ञान लिया। 16 जून को एक नोटिस निकाला और कहा कि इसको हम प्रायोरिटी पे सुनेंगे। अगली हियरिंग 3 अगस्त को है। तो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे ये विदाउट रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कैसे चल रहे हैं। मिशन एक्सेसिबिलिटी ने इससे पहले 4 मिनिस्ट्रीज और NHRC को भी लिखा। वहां से क्या निकल के आया, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्या गवर्नमेंट संजीदा है इस टॉपिक को लेके। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डेब्यू कर रही हैं, फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रही हैं, एडवोकेट सारा, जो लिटिगेशन एसोसिएट है मिशन एक्सेसिबिलिटी में और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है फॉर प्रो बोनो केसेस। सारा, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बैकग्राउंड बताएं हमें कि ये PIL क्यों डालनी पड़ी आप लोगों को। आपने 4 मिनिस्ट्रीज को भी लिखा, NHRC को भी लिखा, क्या रिस्पॉन्स आए वहां से? Sir, this issue was brought to our notice about a year and a half ago by Zahir Jan ji, जो काफी प्रोएक्टिवली जम्मू एंड कश्मीर में चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। उस समय हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी थी to 4 ministries, but there was a surprise inspection of one of the centers that we had mentioned in our representation.
और उस सरप्राइज इंस्पेक्शन में ये चीज़ सामने आई कि वहाँ वो सेंटर रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ का स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है। इसके बावजूद there was no concrete action that was taken. So after that, we were left with no choice but to approach the NHRC, since the NHRC is monitoring the implementation of the Mental Health Care Act. But even though 3 months had passed after submitting our complaint, we did not receive any response. Thereafter, we took the decision to approach the Supreme Court of India. किस तरह का कॉमन पैटर्न है कंप्लेंट्स का? क्योंकि आपकी पिल में लिखा है कि एक बच्चे को तमिलनाडु में मार दिया गया और बहुत हाई चार्ज करते हैं और स्टाफ फिर भी क्वालिफाइड नहीं होता, तो कॉमन पैटर्न क्या है? सर, कॉमन पैटर्न पे बात करी जाए तो सबसे पहली चीज है नॉन रजिस्ट्रेशन। वो एक सबसे बड़ा बैरियर है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक बैरियर है। अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पेरेंट्स आर नॉट made aware of the kind of therapy their child is receiving or to monitor that. And then there is no grievance redressal mechanism कि अगर इंसान चाहे भी फिर भी उनके खिलाफ कहा जाए, क्या कंप्लेन करे, that is something that's not been made aware. And also the fees is it just varies according to the whims and fancies of the institutions. तो इंडिया में कानून तो है, RPWD एक्ट है, RCI एक्ट है, मेंटल हेल्थ एक्ट है, तो काफी सरप्राइजिंग फैक्ट्स निकल के आए आपकी पिटीशन में कि सिर्फ 5 ही स्टेट्स ने रूल फ्रेम किए हैं MHA के अंडर। कारण क्या है कि इन सब एक्ट होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेते? क्या रजिस्ट्रेशन लेना मुश्किल है? क्या एक्सपेंसिव है? चल क्या रहा है? क्यों गवर्नमेंट, जहां स्टेट गवर्नमेंट संजीदा नहीं है? इश्यूज कहाँ है? क्या मेन कॉजेज हैं? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी है? क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे? Sir, here multiple factors come into play. So first I'll talk about the RPWD Act. वहाँ पे तो प्योर इशू नॉन इम्प्लीमेंटेशन का है, and that is something that we've raised. वहाँ पे बस कर नहीं रहे हैं. But now speaking of the Mental Health Care Act, here the issue is multi-layered. The act provides for the formation of state mental health authorities and the center mental health authorities. And इन दोनों authorities की जिम्मेवारी है to make rules and regulations for regulating different kinds of mental health establishments. क्योंकि हर एक mental health establishment की need अलग होती है, पर बहुत सारे states में ये authorities ही नहीं है. And there have been multiple rounds of litigation that have happened all across the country. And बहुत बार ऐसा होता है कि केस का आउटकम निकल के आता है कि आपको अथॉरिटी बनानी है. वो लोग एक एडवर्टाइजमेंट इशू कर देते हैं कि देखिए हमने तो कॉल फॉर एप्लीकेशन डाल दी है कैंडिडेट्स के लिए, और उसके बाद एक अथॉरिटी पेपर पे बन जाती है, पर फिर कोई उसके बाद उसका फॉलो अप या इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छे से नहीं दिखता है. बहुत कम स्टेट्स हैं जहाँ पे जो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, और हिमाचल प्रदेश एक वैसी स्टेट है, और जहाँ पे कोविड के टाइम सुसाइड रेट्स भी कंसिडरेबली लो थे क्योंकि उनकी अच्छी फंक्शनिंग के हिसाब से. अब जहाँ पे स्टेट, अब जब अथॉरिटी ही नहीं है, कोई रूल बनाने वाला नहीं है, तो और इन लोगों की ही जिम्मेवारी है ऑडिट करने की इन सारे सेंटर्स की, तब सर दिस प्रोसेस बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट. अब हमारे थोड़े लिसनर्स को बताएं कि अगर कोई सेंटर विदाउट रजिस्ट्रेशन ये काम कर रहा है और सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा है, प्योरली क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो कितने ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं और हो सकते हैं आने वाले टाइम में? सर अनफॉर्चुनेटली कुछ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस अभी नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज exactly what necessitates us also to take this to the Supreme Court. But the RCI Act does say that if someone is giving therapy without a license, then they can face imprisonment also.
इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हो सकते हैं, और हमारी पूरी उम्मीद है कि इस PIL के बाद थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम होंगे जिससे चीजें आगे बढ़ेंगी। क्यों इतना हाई चार्ज करते हैं ये सेंटर, और क्या आपको लगता है लॉबी स्ट्रॉन्ग है इनकी जिसके कारण रूल्स नहीं बन रहे, या ये पॉपुलर सब्जेक्ट नहीं है सरकारों के लिए? सर आई थिंक यहाँ पर मेरे ओपिनियन में स्टिग्मा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू मेंटल इलनेस। जब आप एक बच्चे को देखते हैं, आपका अजम्पशन ही इनकैपेसिटी होता है कि ये तो छोटा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू इलनेसेस लाइक ऑटिज्म एंड ADHD, अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। अगर पेरेंट्स नोटिस भी करते हैं कि अब नॉर्मल बिहेवियर है, वो चाहते नहीं है कि उनका बच्चा इतनी छोटी उम्र में स्टिग्मेटाइज हो जाए। सो हर पेरेंट का एक वो पर्सपेक्टिव होता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करके रखूं अपने बच्चे को। तो जब तक वो इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तब इंस्टेड ऑफ looking at what is best for my child, they also sort of look at what is most confidential and what will also not be on record. So instead of like approaching a government hospital, they try कि मतलब ठीक है कि यहाँ पे कोई थेरेपी कर रहा है, इससे करवा लेते हैं, उससे करवा लेते हैं। एंड ये कारण है कि वेलनेस इंडस्ट्री भी इतना बूम करी है कोविड के दौरान, मतलब मोर देन 300% इंक्रीज हुआ है वेलनेस इंडस्ट्री में। एंड दैट इज बिकॉज सिंपली पीपल वांट समथिंग दैट दे रिलेट टू, एंड जो उनको उनकी भाषा में चीज समझाएगा कि हाँ हम ठीक कर देंगे आपके बच्चे को। ऑफ कोर्स अ पेरेंट वुड वांट टू हियर दैट, राइट? तो and this is where the state's responsibility comes in, where they conduct audits of each and every institute that is operating in that area, and they make sure that they shut these shops down, because this is extremely irresponsible. तारा जी ये बताएं कि RPD एक्ट का सेक्शन 50 कहता है कि आप कोई सेंटर रन कर ही नहीं सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन, और श्रीनगर में ऐसा सेंटर पाया भी गया। क्या एक्शन लिए जाते हैं इन लोगों पे? स्कॉट फ्री छोड़ दिया जाता है या इन पे एक्शन होता है, कुछ फाइन लगता है, कुछ सजा होती है? सर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इवन दो हमारी रिप्रेजेंटेशन के बाद देयर वाज अ सरप्राइज ऑडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, आई विल नॉट नेम द इंस्टीट्यूट। वहां पे पाया गया है कि देयर स्टाफ इज नॉट क्वालिफाइड। अब इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या हो सकती है? Despite that, there was no action that was taken, and that is the unfortunate reality that we are living in. कि मतलब बहुत सारे organizations operate कर रहे हैं without registration, and this again falls on the SCPDs and the CCPDs to make sure that persons with disabilities को गुमराह नहीं किया जा रहा है। अगर कोई कह रहा है कि मैं expert हूँ XYZ चीज का, तो वो actually में XYZ चीज का एक्सपर्ट होना चाहिए। क्या कर रहे हैं SCPDs? समझ ही नहीं आता चल रहा क्या है, मतलब सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, राइट? अभी जैसे आपने बताया कि, और ये इंसिडेंट हम सुनते रहते, बहुत सारे इंसिडेंट बच्चों की मारपीट के इवन डेथ तक के रिपोर्ट नहीं होते, जो लोकल खबरों में आते हैं वहीं पे दफन हो जाते हैं। ये तो जो रिपोर्ट होता है वो सामने आ गया, इक्का दुक्का इशू, क्योंकि ये पॉपुलर न्यूज नहीं है तो बहुत सारी मीडिया आउटलेट भी कैरी नहीं करती हैं। पर ये जिनकी जिम्मेवारी है, ये जो हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर्स हैं, ये भी सिर्फ पॉपुलर मेजर्स ही लेने में के पीछे लगे हुए हैं आजकल। बस एक्सेसिबिलिटी कर दी, एक आधा मोबाइल कोड डाल दिया। पॉलिसी मेकिंग पे जो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग? इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्या कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन क्या हम लोग कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, तो सारा कुछ हमें ही करना है सारा जी, तो फिर हमें डिसेबिलिटी कमिश्नर बना दो, फिर घर बैठो। जब सारा हमें ही करना है सारा कुछ, अगर किसी दूसरे बंदे का काम भी हमें ही करना है, तो फिर उनको रखने का पॉइंट क्या है? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे इस PIL में आपने जैसे इंडिकेट किया कि मतलब सिर्फ 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं, करेक्ट? ये जानकारी हमें
सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी ILS पुणे की वेबसाइट से मिली। वो लोग एक ट्रैकर मेंटेन करते आ रहे हैं वेयर टाइम एंड अगेन people have filed RTIs in their own state to ask the status of the state mental health authority and have sent the responses to them, and they have collated this authentic piece of data which has now helped us in this PIL to concretely say कि देखिए जो हम बात कर रहे हैं वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं. And I think information transparency is something that we should all endeavor to work on कि and एक database collect करना, क्योंकि वो ही एक तरीका है accountability ensure करने का. Of course, like courts are a mechanism, but in order to present evidence in court, there needs to be efforts from the communities, and such efforts from the community where things that seem like कि अच्छा ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम चीज कोलेट कर सकते हैं. बहुत सारी जो कंप्लेंट्स है वो ये कहती हैं कि हर किसी बच्चे को एक ही अम्ब्रेला में डाल देते हैं. कई सेंटर्स ये दावा करते हैं कि ऑटिज्म क्यूर हो जाएगा, पूरी तरह से क्यूरेबल है, और ऐसी कई जो डिसेबिलिटीज है या डिसीजेज हैं तो फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं और पब्लिसिटी के नाम पे उन बच्चों की फोटोज वगैरह भी यूज करते हैं. ये वाला पॉइंट भी बहुत सारे पेरेंट्स ने टाइम एंड अगेन उठाया है. उनके कंसेंट के बिना फोटो यूज करना और फॉल्स प्रॉमिसेस करना, ऐसे लोगों के लिए लॉ क्या कहता है, क्या सजा है, क्या प्रावधान है, क्या कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है? सर, इसके अंदर बेसिकली एक चाइल्ड का राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है. आप उनके खिलाफ आप you can go to court that without consent pictures have been taken. You can also, and I encourage every parent who feels that their child's therapist is not adequate to report them to RCI. They can face imprisonment for that. And also at the same time complain to the health ministry and to the state mental health authorities if your state has one, ताकि वो action ले सके इनके ऊपर. They can face fines, they can face imprisonment, and their shop can be shut down. And that is what the act also says. Sir, act के अंदर ultimately मतलब there is schemes for auditing, etc. And so the reporting of such incidents can be really helpful. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लैग किया इशू, ऐसा नहीं है. जैसे ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने भी कई इशू फ्लैग किए कि क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन सेंटर रन हो रहे हैं. तो मैं समझना चाहता हूँ कि कोई इस इशू में हाथ क्यों नहीं डालना चाहता. मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है रजिस्ट्रेशन कराने में. इज इट टू कॉस्टली, इज द प्रोसेस वेरी लेंथी, उनको डर लगता है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई तो ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, अंडर द स्कैनर आ जाएंगे. क्या सबसे बड़ा हर्डल क्या देखते हैं आप? सर, रजिस्ट्रेशन करने वाले ही नहीं है. स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जिसको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, वो जब अथॉरिटी ही नहीं है, उनके जो पोस्ट हैं वो वेकेंट पड़े हैं, तो कौन करेगा ये? जो जिसकी जिम्मेवारी है ये चीज करने की, जो जैसे SCPD की CCPD की जिम्मेवारी है कि वो सेक्शन 50 में करें रजिस्ट्रेशन. ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली अंडरस्टाफ्ड. दे आर एंड खैर आप मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को तो छोड़िए, वहां पे तो वो है ही नहीं, अथॉरिटी ही नहीं है. So I think the question here is not why, because it's simply that the person who is supposed to be doing the job does not exist. तो ये भी बात सही है. तो फिर हम जो विदाउट रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट रन करें उनको क्यों दोष दे रहे हैं? यहाँ ये दोष देने की बात नहीं है. There's a certain kind of responsibility, and in fact like a higher responsibility that falls on the shoulders of people that are dealing with children, right? And because the state of affairs is such कि लोगों को एक free hand मिला हुआ है ये सब चीज करने का, that doesn't mean that this needs to continue. And that is exactly what our PIL is tackling.
कि अभी तक होता आया है, पर अभी इसको रोकना है, एंड that is what we are doing. जो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का केस था रीना बनर्जी वर्सेस आशा किरण, जिसमें प्रोजेक्ट एबिलिटी चलाया गया था उन इंस्टीट्यूट्स के लिए जहां रेजिडेंशियल बच्चे रहते हैं विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, वो कैसे डिफरेंट है आपकी पिल से? वो क्या है, थोड़ा सा लिसनर्स को बताएं। Sir, our target audience is all children with disabilities, right? So if even like, a person who is deaf or hard of hearing and is going for speech therapy, or, is learning sign language, we are also encouraging and advocating for registration of such spaces. Children with basically every child with a disability should be covered, and that has a specific element to children with to persons with cognitive disabilities. And another way that our PIL is different is that, sir, here the act says that the state should make rules relevant to a particular mental health, a particular kind of mental health assessment. So the rules that would be made for a institution that is catering to children would be very different from the rules that would be made for an institution catering to adults, even with the same illness. So we are asking, what we have asked in our PIL is for the framing of those rules for children specifically, because the needs are quite different. इनिशियली तो ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट इट, एंड उन्होंने कहा भी है कि प्रायोरिटी पे इसको हम सुनेंगे। क्या इनिशियल उनके विचार थे जब आपने इसको फाइल किया और जब उन्होंने 16 तारीख को इसके बारे में बोला? कुछ और थोड़ा हमें बता सकती हैं, और बड़ी क्या डिमांड्स हैं इस PIL के थ्रू आपकी? Sir, the bench was very receptive of our PIL. They were very well versed with the matter, तो हमें ज़्यादा convince भी नहीं करना पड़ा उनको to issue notice. They were already convinced based on our petition. And so thanks to the advocacy that has been done in the past, there is priority hearing for persons with disabilities. And since this matter pertains to children with disabilities, which is another vulnerable class, that drew the attention of the Honorable Chief Justice, and he placed it in the priority hearing category, which the Supreme Court had recently introduced. And what we would want is broadly, to enact provisions of the act that are already there. For example, giving a list of all the institutes and all the doctors that are registered on the website of the state mental health authorities, which is a mandate under the act. This will increase transparency. This will also help parents go to the right person. Having a national dashboard while you are tracking the implementation of all of these things, right? And also, I think these are things that will really help make the system more transparent, and also strengthening some grievance redressal mechanisms. This will help. This will give parents a recourse to access justice in an expedited manner if their child has been aggrieved. सोसाइटी क्या रोल अदा कर सकती है? जैसे आप पहले बता रही थी, मैंने आपको रोक दिया था। हम क्या कर सकते हैं? सिविल सोसाइटी का रोल क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे का खेल है कि पैसा चाहिए उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, किसी को भी रख के थेरेपी करवा लेंगे? ये माइंडसेट क्या है? How should be the approach of civil society and all? A very small act, as small as just keeping a track of whether the state mental health authority in your state exists or not, right? Filing an RTI, that does not take a lot of effort. That also ensures a certain level of accountability. And you can send that information out to centers like Center for Mental Health Law and Policy. There are people that could really benefit from that information and collate that information. Also, civil society, stigma here has an enormous role to play. Like I said, stigma when it comes to mental health, and especially mental health of a child, is the
one of the biggest cause of violation of fundamental rights. So awareness around that, encouraging people to take their child to see a specialist, and making people aware is also something that could help. कुछ डेटा से समझा सकती हैं हमारे लिसनर्स को कि कितने सेंटर्स होंगे इंडिया में अप्रोक्स, उनमें से कितने रजिस्टर्ड होंगे, कितना कुछ क्वालिफाइड स्टाफ होगा, कुछ ऐसा डेटा पब्लिक में मौजूद है? Sir, unfortunately, like I said, the entities that are supposed to collate all of this data do not exist. तो फिर ऐसे कोई लिस्ट ही नहीं है. RCI would have a register of registered mental health professionals जिनके पास डिग्री है, जो क्वालिफाइड हैं काम करने के. But when it comes to organizations, वो लिस्ट मौजूद नहीं है, because that list is supposed to be on the state websites. And personally, I have also not checked the websites of each and every state for the list of registered institutes there. But that exercise we've not done. But I will definitely get back to you once I do that. आगे क्या है? What is the road ahead? Sir, our hope is, if we ask for the framing of rules, inevitably they would have to set up an authority, क्योंकि बिना authority के rules आ ही नहीं सकते हैं. So it is going to be a long drawn process where we are anticipating that when we ask for rules, some states might say we don't have an authority. Then there would be a process where that authority would be set, and then so let's see how that goes, and what approach the Supreme Court takes in this. But it's definitely going to be a long journey ahead. गलत नहीं है फोर्स शब्द आपका. हमें बहुत पोलाइट होने की जरूरत नहीं है. ये पोलाइटनेस के कारण ही आज तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और फोर्स करना पड़ेगा, इनको सुनना भी पड़ेगा और हमें करना भी पड़ेगा, और फोर्स लगानी पड़ेगी पूरे सेक्टर को अगर चेंज लाना है तो. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट PIL, एंड थैंक्स टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही एग्रीड टू टेक इट ऑन प्रायोरिटी, और इस केस को हम ट्रैक करेंगे. और जितना निकल के आया है, अब कुछ डेटा हमारे पास नहीं है, पॉलिसी के रूल्स नहीं बने हैं, अथॉरिटीज नहीं है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितनी मैस है. इट्स कंप्लीटली मेस्ड अप. सो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी दे शुड कम फॉरवर्ड, they should get united and take the causes which are very important but not that popular, which can give them popularity overnight, but these are grassroots problems. And congratulations to Mission Accessibility and Jahir, to each of you, to take this matter. Let's hope something constructive will come and pain will be reduced of the parents or the children who are going through this. Thank you so much, Sara, for talking to us. कुछ आपके final words हैं जो मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, वो आप बताना चाहती हैं, so please go ahead. Thank you so much, sir, and I did just have all the all my best wishes to you and your show and everything that you've been doing, and thank you so much for having me. तो listeners, बात की आज हमने children with disabilities की. थेरापी करवाने जाते हैं तो कई जगह पे मारा जाता है, पीटा जाता है, स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं जब रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी नहीं है. अब किसको जिम्मेवार ठहराएं? अपने अपने हिसाब से आपका जहां दिल करता है उसको ठहरा दीजिए, क्योंकि आंसर न सारा जी के पास है न मेरे पास है. तो देखते हैं इस PIL से क्या निकल के आता है. क्या अथॉरिटीज बनाई जाएंगी, कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी. अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ. दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय. हर स्पेस एक कहानी कहती है. कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वाज़न्ट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी. इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे. एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट.
एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाइ के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाइ जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स। वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाइ कोहोर्ट के साथ। खबरें अब सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी बल्कि हर जुबान में आप तक पहुंचेंगी। रेडियो उड़ान लाया है कम्युनिटी कलर्स डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन, अब कन्नड़ भाषा में भी। ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। रेडियो उड़ान प्राउडली इन कोलैबोरेशन विद मित्रा ज्योति हर रविवार शाम 6 बजे लेकर आएंगे कम्युनिटी कलर्स कन्नड़ में। सुनिए रेडियो उड़ान पर और रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन टू www.radioudan.com।